अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी ने सियासी माहौल को हमने देखा कि मज़ीद गरमा दिया। इस गिरफ्तारी के बाद हमने देखा कि मरियम नवाज़ की जानिब से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, शदीद रद्द अमल सामने आया। आपको सुनवाते हैं सबसे पहले कि गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ इस गिरफ्तारी के बाद क्या कहा। वार्निंग है आपकी। ख्वाजा आसिफ को छोड़ना होगा वरना मामलात कहीं और से और जा सकते हैं, ये वार्निंग है आपके लिए। अब सवाल ये है कि मरियम नवाज क्या धमकी दे रही हैं, वार्न कर रही हैं, क्या सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है, किस तरह का रद्द अमल आ सकता है, ये अहम सवालात हैं नाज़रीन। इसके साथ साथ दूसरी जानिब हमने देखा कि हुकूमत का भी आज मौक़िफ़ सामने आया। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि ये तो गिरफ्तारी नैब की तरफ से हुई है, हमारी इस गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल आगे चल के इस पर भी बात करेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसके बाद जाहिर है बिलावल भुट्टो ने मीडिया से बात की। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस इजलास मीडिया से बात की और क्या कहा। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी के इस फैसले के बाद पीडीएम की जो सारी तहरीक है वो कहाँ स्टैंड करती है और पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या इन हालात में मजीद आगे मिलकर साथ चल सकते हैं, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमाओं की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। गुज़िश्ता रोज़ जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फैसले हुए, जो बात की गई, इस पर नून लीग को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये इत्तेहाद मजीद कितना चलेगा, इन्हीं सारे मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से सबसे पहले मैं आमिर साहब के पास जाऊंगी। आमिर साहब, ये जो पीपल्स पार्टी का स्टांस है हम देख रहे हैं सारे मामले में क्लियर नहीं नजर आ रहा। आप हुकूमत को घर भेजने की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मामलात पर आपका मौकिफ अलग है। गुज़िश्ता रोज जिस तरह से बात की गई, आपने तो कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर मुकाबला करेंगे, सड़कों पर आप नहीं आ रहे, धरने के मामले पर स्टांस आपका मुख्तलिफ है, तो ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी सारे मामले पर बैकफुट पर जा रही है। तो सर, अगर पीपल्स पार्टी बैकफुट पर जाएगी तो फिर पीडीएम का क्या होगा? फिर तो पीडीएम का अल्लाह ही हाफिज होगा। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल बिल्कुल पीपल्स पार्टी बैकफुट पे नहीं जा रही, फ्रंट लाइन पे लड़ेगी, लड़ रही है। पता नहीं आपने कहाँ से ये तासुर ले लिया कि हम लोग मुख्तलिफ जा रहे हैं। चार बातें अभी आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सुनवाई। पहली बात जो उन्होंने की कि जो 31 दिसंबर को रेजिग्नेशंस लेने हैं, पार्टी लीडर्स के पास जमा होने हैं, वो सब जमा होंगे, हम ले रहे हैं। 31 जनवरी की जो डेडलाइन दी पीडीएम ने हुकूमत को मुस्ताफी होने के लिए, उसकी भी हमने तौसीक की सीईसी ने। तीसरी बात उन्होंने की जो कि 20 सितंबर के एलामिये के अंदर पीडीएम ने अनाउंस किया था कि हम जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस हैं उन्हें हम एग्जॉस्ट करेंगे, और उसमें नेशनल असेंबली के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना और पंजाब असेंबली के अंदर, क्योंकि दोनों असेंबलीज के अंदर पीटीआई को सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं है, और जब उन्हें सिंपल मेजॉरिटी नहीं, इत्तेहादियों के सहारे खड़े हैं, बैसाखियों के सहारे खड़े हैं, तो वो बैसाखियां कोई भी ले सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और चौथी चीज उन्होंने कहा कि हमें सेनेट के अंदर मुकाबला करना है, चैलेंज करना है। और क्यों करना है? हमने कभी भी नहीं कहा कि सेनेट से कबल हम मुस्ताफी होंगे, इस्तीफे देंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो एक वक्त से कह रहे हैं ये हमारे पास एटम बॉम्ब का हथियार है, इसे इस तरह इस्तेमाल गैर दानिशमंदी से बिला वजह नहीं करना, जैसे इमरान खान साहब ने किया था, इस्तीफे इस्तेमाल किए थे, बाद में तो ये एटम बॉम्ब आमिर साहब फिर कब आप इस्तेमाल करेंगे? इस्तीफों के मामले पर आप कह रहे हैं हम ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, सेनेट में भी हिस्सा लेंगे, तो ये बम आप कब इस्तेमाल करेंगे? बिलावल भुट्टो तो बहुत बार कह चुके हैं, आसिफ अली जरदारी साहब का अलग एक मौक़िफ़ है, वो हम कह रहे हैं कि हम जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखते हैं। तो फिर ये कैसे होगा? कैसे आप कह रहे हैं कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं? खुद ही हम देख रहे हैं कि तजादात बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। सोनिया साहबा, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाली जमात है, और जब से हमने एटम बम दिया है उसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपसे 5 गुना बड़ा दुश्मन दोबारा जंग नहीं कर सका, तो एटम बम का जो इस्तेमाल है करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपके पास विजडम हो। हमें इस्तीफों से पहले इस हुकूमत को हम मुस्ताफी कर देंगे, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है। और एक बात मैं जरूरी कहना चाहता हूं कि जो सेनेट है, सेनेट एक परमानेंट हाउस है, पार्लियामेंट का मुस्तकिल इदारा है।
अगर उससे हम गायब हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि कल को बहुत से मामलात हैं। मैं बता सकता हूं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और जमहूरियत के लिए क्यों जरूरी है सेनेट सही। के अंदर रहना। अगर हम लोग सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, उससे निकल जाएंगे, तो कल को हुकूमत तो हमारी आनी है, पीडीएम की, जमातों की हुकूमत आनी है। अगर अच्छा, हमारी हुकूमत आनी है और हमने सेनेट छोड़ दिया तो अभी भी आपको उम्मीद है कि पीटीआई आ जाएगी। चले आपने अच्छा जिस तरह कहा एहतशाम है, साहब के आप पास आ गलियों जाते। में सड़कों में देखें कि लोगों का क्या हाल है, वो पीटीआई के बारे में क्या कह रहे हैं। तो जब हमारी हुकूमत आएगी, तो अगर हमने सेनेट छोड़ दिया तो फिर हम कानून साजी कैसे करेंगे? अगले 6 साल सेनेट से हाथ धो के तो हम सियाने चले, लोग हैं, आपको यकीन है कि पॉलिटिकल आने वाली विजडम रखते हुकूमत हैं। आपकी होगी। हम कोई एहतशाम साहब, मैं जरा आपकी हम तरफ कोई आऊंगी। इंशाल्लाह। जी, एहतशाम साहब आपकी तरफ आऊंगी। आपको पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है? हुकूमत को घर भेजने की भी बात हो रही है, फिर जमहूरी रास्ता भी अपनाने की बातें हो रही हैं, ज़िमनी इंतखाबात, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा भी लेंगे और फिर हुकूमत को घर भी भेजेंगे, ये मुमकिन है? देखिए सोनिया, माज़रत के साथ बैरिस्टर साहब जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इतनी आसान नहीं है। इतनी आसानी के साथ चीज़ें अगर क्लैरिटी की तरफ चली जाती तो शायद इतना कुछ जो हमें देखने को मिल रहा है इख्तलाफात की सूरत में, तज़ादात की सूरत में, ऐसा नहीं होता। अभी जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि जी हम मिल के इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, देखिए इससे पहले तो 20 दफ़ा पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने, PML ने, फजल रहमान साहब की पार्टी ने और बाकी लोगों ने कहा कि ये इत्तेहाद तो हमारा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को निकालने के लिए, ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है जिसका जिक्र आप बैरिस्टर साहब कर रहे हैं। ठीक है ना, चलें कल हो भी जाए तो कोई चीज़ नामुमकिन भी नहीं है। देखें इस सारे मामले को ज़रा थोड़ा सा इस तरह देखना चाहिए। बैरिस्टर साहब आप भी इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखें आमतौर पे लोग आपको डे 1 से ये कह रहे हैं, जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, कि आप लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं, धरनों की बात कर रहे हैं, शटर डाउन की बात कर रहे हैं। जो एक बात करने वाली आप उस तरफ नहीं आते जो पहली मरतबा बिलावल भुट्टो साहब ने की, जिसका आपने जिक्र किया कि जी अदम एतमाद की तहरीक भी ला सकते हैं। देखिए जितनी वल्नरेबल ये हुकूमत है, पंजाब में भी, यहाँ पे भी तकरीबन 9 लोगों की वजह से बैठी, तो ये बड़ी आसानी के साथ हुकूमत जा सकती है। इसको गिराना उस लिहाज से कि अगर आप मैनेज कर लें। वैसे तो आपने देखा बीबी की पहली गवर्नमेंट, मुझे याद आ रही है कि जब वो भी एक थिन मेजॉरिटी से थी, उसको निकालने की कोशिश की गई थी। अपने एतजाज़ एहसन साहब जो है ना, उन्होंने बड़ी भरपूर सपोर्ट दी थी अपोजिशन को कि आए जाके नो कॉन्फिडेंस करें, तो वो नाकाम हो गई थी तहरीक। हमने तो देखा नहीं कि पाकिस्तान में अभी तक कोई तहरीक कामयाब हुई हो किसी को निकालने के लिए अदम एतमाद की। बहरहाल ये अपोजिशन का हक़ है, प्रोरोगेटिव है, जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली तो बात आमिर साहब ये कि बिलावल भुट्टो साहब ने पहली मरतबा ये बात की है कि जी इनको निकालना चाहिए, किस तरीके से, नो कॉन्फिडेंस करके। अभी बाकी दोनों पार्टियों के आप बयान दे दें, इस तरफ नहीं आ रहे। सारा का सारा जोर था जी इस्तीफ़े देंगे 31, कल भी बिलावल साहब ने कहा कि जी तय ये हुआ कि 31 दिसंबर तक सारे इस्तीफ़े पहुंच जाएंगे। 31 जनवरी की डेडलाइन दी है और हुकूमत को कहा है प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफ़े दे दें, उसके बाद ये करेंगे। पहले ये आ रहा था कि इस्तीफ़े धड़ाल करके, मरियम साहबा कहती थी मुंह पे मारेंगे, मिलते जुलते अल्फाज फजल रहमान साहब के भी थे। उसके बाद आपने देखा जब इख्तलाफात पैदा हुए तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें मुंह पे मार देने चाहिए इस्तीफ़े। ठीक है ना, वो मामला वहाँ पर चला गया। अब सूरत हाल जो कल आपकी CC की मीटिंग के बाद सामने आई है, कुछ चीज़ों पर तो बड़े वाज़े तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी मैं जो सवालात पूछे गए कि जी ना मैं तस्दीक करूंगा ना मैं डिनाई करूंगा। हाँ। देखें ये इसमें दो राय नहीं है कि कल की मीटिंग में जो, अब तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बैरिस्टर साहब के जो ख़बरें आप लोगों ने ख़ुद दी और वो जिस तरीके से सामने आई थी, बड़े 4-5 पॉइंट वाज़े तौर पे सामने आ गए थे। पहली तो बात है कि आपकी पार्टी को बड़ी शदीद रिजर्वेशन थी और गुस्सा था, जो आपने देखा कि जितने खुल के आपकी सियासी पार्टी है, मुझे पता है सबसे ज़्यादा मौका आपकी पार्टी में लोगों को दिया जाता है कि जो कहना चाहते हैं खुल के कहें, सियासी इख्तलाफात होते हैं। वहाँ पे कहा गया कि जी फजल रहमान साहब क्यों नहीं आए। सिर्फ एक तंजीमी मामला जो लाड़काना की सतह पे था, जिस तरीके से कहा जाता है कि वहाँ पे एक मौलाना साहब हैं सुमरू साहब, उनकी वजह से सारे मामलात ख़राब हुए, और जिसका जिक्र कहते हैं कि बड़ी शिद्दत के साथ जरदारी साहब ने मौलाना साहब से भी किया था कि ये क्या वहाँ पे किया जा रहा है। हमारा शो है जब 27 दिसंबर का, वो अपना एक तंजीम का शो बनाना चाहते थे, फिर आए नहीं। तो लोगों ने कहा वहाँ पे कि जी अब तो बात कंफर्म भी हो गई है कि जी हम किन के लिए इस्तीफ़े दें, इन लोगों के लिए इस्तीफ़े दें जो हमारी इतनी लीडर की बरसी में ये नहीं आए छोटे से मामले की वजह से। फिर आपने देखा जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उनकी तरफ से किया गया कि भाई हम खुला मैदान क्यों छोड़ें। बेसिकली बैरिस्टर साहब ये कंटिन्यूएशन थी जरदारी साहब की तकरीर जो 27 दिसंबर की हुई थी, कल की जो मीटिंग में हुआ। आपने देखें तभी तो लोग कहते हैं कि वो एक समझदार जहांदीदा सियासतदान है, और आपने देखा जो बातें सब कह रहे थे 20 दिनों से
किसी ने नहीं। एक बात जरदारी साहब ने की तो लोगों के कान खड़े हो गए कि भाई जो तरीकाकार अगर आप मैं अडॉप्ट साहब करना से चाहते हैं, एक रिस्पॉन्ड जुमला करूं? इजाजत है फिर आता हूँ कि जी जिस तरह आप निकालना चाहते हैं इस तरह नहीं होगा, ना निकाला जा सकेगा, ये तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि जी पार्टी के अंदर जो इस वक्त मामलात आपके हो गए, बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ गया कि जी प्राइवेटली भी आपके लोग भी है, नून भी कह रहे हैं कि जी हम बड़ा मुश्किल है इस तरह इनको निकालना। और फिर नून के अंदर इख्तलाफात, फिर बार बार बात आती है कि 4-5 मेन स्टालवर्ट के बारे में कहा गया जी विकेट के दोनों तरफ खेलने हैं, फजल रहमान साहब की पार्टी बगावत हो गई है, तो बड़े मुश्किल सवाल उठा दिए गए हैं। तो मेरा ख्याल है कल की तकरीर के बाद जो सूरत हाल बनी है, मैं अगर वन लाइनर आपसे पूछूं बैरिस्टर साहब को, आपको लगता है कि वो जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है वो बाकी पार्टियों के लिए एक्सेप्टेबल होगी, जिसके बारे में धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ऐसे मामला नहीं चलेगा पीपल्स पार्टी के साथ हमारा? जी देखिए एहतशाम साहब, पहली बात तो ये है कि स्ट्रेटेजी हमने 20 सितंबर को पीडीएम ने बना ली थी, जब इसे बनाया गया था, इसकी बुनियाद रखी गई और पीपल्स पार्टी की एपीसी के अंदर रखी गई थी और हमारे इनिशिएटिव पे रखी गई थी। तो उस पर एक लाया अमल आया था और उसके अंदर अगर आप पढ़े वो एलामिया तो उसके अंदर है कि अदम एतमाद की तारीख लेके आनी है मरकज में भी और पंजाब में भी। और आपको मैं समझता हूँ शायद आपकी एकदम शायद याद नहीं रहा, अदरवाइज आपको हमेशा तारीख पे आपकी नजर है कि हुकूमतें गिरी हैं अदम एतमाद से। बलूचिस्तान की हुकूमत अभी आज से 3 साल पहले गिरी थी। मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा था, बलूचिस्तान में हुआ, मैं फेडरल गवर्नमेंट की मरकजी हुकूमत की बात कर रहा था जी। वो वैसे मैं कह रहा हूँ फेडरल भी गिरेगी, वो भी हर काम कई दफा, हर काम कभी ना कभी जिंदगी में पहली दफा होता है और वो इंशाल्लाह होगा। वो इसलिए होगा कि आज से आप हम देखें कि हमने क्या पहले इत्तेहादी नहीं थे मेंगल साहब, पीपल्स पार्टी ने उन्हें उनसे अलहदा करवाया। एमक्यूएम नाराज बैठी है सेंसस के इशू के ऊपर, दूसरे मामलात के ऊपर, बाप वाले उधर लड़ रहे हैं, उनके क्या हालात हैं। चौधरी आज आपका डेलीगेशन मिला है दाना डालने के लिए, गया उन्हें? जी दाना डालने नहीं गए, हम इश्यूज पे बात करते हैं। साहब गए, एक बड़ा इशू है। और आपको याद है इससे पहले ऑन रिकॉर्ड आपकी पार्टी उनको कह चुकी है कि जी आप छोड़ के आ जाएं, अपना पीटीआई की हुकूमत से निकले, हम आपको आप जितनी आपकी इस वक्त वजारतें उससे ज्यादा वजारतें सिंध में देंगे। सिंध में बड़ा इशू है सेंसस का कराची के अंदर और ये इस पे हम तमाम जमातें इकट्ठी हैं। तो हम क्योंकि वफाक की अलामत जमात हैं, वफाकी सियासी जमातें, हम इन चीजों को देखते हैं। तो इसलिए हमने तो जो हम कहते हैं कि जो पीडीएम का यहाँ पे मैं लेट मी करेक्ट यू बैरिस्टर साहब, यहाँ पे आप देख लें पीपल्स पार्टी का स्टांस बिल्कुल डिफरेंट आया है। ये जो ये कहते रहे हैं कि जी 1.5 करोड़ की आबादी दिखाई गई है, हमारी आबादी 3.25 करोड़ की है, इसको एज सच पीपल्स पार्टी ने कभी कॉन्टेस्ट नहीं किया बल्कि मुखालफत की इस बात की। नहीं, हम लोगों ने हमेशा कभी भी नहीं किया। हम लोगों ने, अगर आपको नहीं, मैं इलेक्शन सेल जो सेंट्रल इलेक्शन सेल है उसका मेंबर हूं, उसके अंदर हमने सपोर्ट किया। हमारी पूरी ताज हैदर साहब की सरबराही में यह है और चेयरमैन साहब करते हैं, उसे सारा देखते हैं। तो इसके अंदर सारी बातें हम कर चुके हैं। हमारा नुकसान है बैरिस्टर साहब, आपका नुकसान होता है ना, ये तो आप माने कि अगर जिस तरीके से ये हल्के काट दिए जाएंगे उसका फायदा तो शहरी हल्कों में होना था, उनको एमक्यूएम को आपको नुकसान होना था, लिहाजा इसकी मुखालफत की गई, ओपनली नहीं की गई। तो आप देखें खामोश तरीके से की गई। अगर मुझे मौका दे दें जी प्लीज आप बात कीजिए। आपके पहले भी सवाल आता है, उस पर भी बात करनी है मौलाना साहब वाली बात पे। अच्छा, ये है कि अगर जब शहरी हल्के बढ़ेंगे तो हल्के जहाँ पे आबादियां बढ़ी हैं, ज्यादातर जहाँ पे आबादी बढ़ी है वो कराची के वो एरियाज हैं जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली की सीटें जीत रही है। 2 डिस्ट्रिक्ट, मलीर वाला मतलब ये लियारी वाला एरिया, तो अगर वहां पे देखें तो हमारी सीटें भी बढ़ेंगी। ये नहीं कि सिर्फ, और एमक्यूएम तो पहले ही नुकसान में जा रही है। में तो बिलावल भुट्टो सरदारी साहब इनका मैंडेट थे, आपको याद है ना? वो तो हराना और बात थी, आज लियारी के जो हालात हैं वो आपके सामने है। हराना तो कोई बात नहीं, जैसे मर्जी है हरा सकते हैं, सेनेट में हमारी अक्सरियत हो तो ये हरा सकते हैं। अच्छा, बहरहाल दूसरी बात जो आपने मौलाना साहब के बारे में की, देखिए हमें दुख है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आलम इस्लाम की पहली मुंतखब वजीर आजम है, एक इंटरनेशनल पाए की लीडर हैं जिसमें पूरी पाकिस्तानी कौम फख्र करती है। उनकी बरसी के ऊपर हमारे शदीद इख्तलाफात रहे। पीएमएलएन ने बहुत सा बुरा मामलात भी रखे हमारे साथ, मोहतरमा पे भी बड़ा जुल्म किया, लेकिन मोहतरमा ने खुद अपनी जिंदगी में माफ किया उन्हें। अब उनकी तरफ से वो लोग आए और मरियम बीबी ने उधर आके बड़े बेहतरीन अंदाज में मोहतरमा को खिराज अकीदत पेश किया। लेकिन मौलाना का पीडीएम के सरबराह होने के बावजूद लोकल तंजीम के कहने पे, जैसे कि हम सुन रहे हैं, वहां पे ना आना एक दुख की बात थी। और एहतशाम साहब, एक बहुत बड़ा धचका
हमें अपोजिशन जमातों को ये है, कहीं ना कहीं दुख है कि आज नवाबजादा नसरुल्लाह जैसी कोई शख्सियत नहीं है जो अपने मुफादात से बाला होके, अपने कद से ऊपर होके और बढ़ के आगे तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद रख सके। तो इसके लिए हम अब पीडीएम की जमातों ने, जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, तो हम चाहते हैं कि आगे बढ़ के हम लोग अपने दरमियान जो है अदम एतमाद उसे कम करें, और हमने बढ़ाया है। मैं आपको कह रहा हूं कि जिस तरह मरियम बीबी की और बिलावल साहब की ये मुलाकातें 3 दिन रही हैं, जो गुफ्तो शनीद हुई है, आपको हमारा इत्तेहाद बहुत मजबूत होता नजर आएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इत्तेहाद मजबूत होता हुआ नजर आएगा। चले, ये तो आने वाला वक्त बताएगा आमिर साहब के इत्तेहाद मजबूत होता है या मजीद दरारें पड़ेंगी इस इत्तेहाद में। बहरहाल एक नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब मौलाना फजलुर रहमान की सियासत पर बड़ी बहस हो रही है। ये अब जिस तरह से 27 दिसंबर के जलसे में भी वो नहीं आई, इस पर भी पीपल्स पार्टी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। अब सवाल ये भी है कि 2 बड़ी ज़ाहिर सियासी जमातें हैं और सरबराही मौलाना के पास है, तो इस पर भी ज़ाहिर बहस चल रही है। CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो कल हुई है कराची में, और वहाँ पे जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया मुख्तलिफ़ बातों में मौलाना साहब के ऊपर, फिर इस बात पे भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि जी शाद खान अब्बासी कैसे चले गए, ये मोहम्मद दुरानी को कैसे मुलाकात की इजाज़त होगी शहबाज साहब के साथ। तो वो ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं तो किसी को फेवर दी गई है। फिर देखें ना, जो उन्होंने सवाल उठाया है कि जी, और ये भी बात कन्फर्म हो गई है कि जी जब उन्होंने कहा कि जी हमें जो इस्तीफ़ों की बात कही जा रही है, तो आए ना नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आए, मशरूत किया उन्होंने, आए लीड करें तो उसके बाद ही होगा। अब ये एहसास बढ़ रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर भी कि हम क्यों लूज़र बने हम। और फिर यह है कि बार बार एक बात आती है, 2 बंदे जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, सबसे ज़्यादा फजल रहमान साहब, मरियम साहबा कह रही हैं छोड़नी चाहिए। फिर उन्होंने जो मेरा ख्याल है और बातें की, उन्होंने कहा जी देखें, अगर आज ये सेनेट को आप खुला छोड़ देंगे, सेनेट में हिस्सा नहीं लेंगे इलेक्शन में, तो ये फिर क्या होगा, मेजॉरिटी आने के बाद वो जनाब इमरान खान साहब तो 18वीं तरमीम भी ख़त्म करेंगे। और फिर ये भी कहा गया कि जी NFC अवार्ड जो है ना, जिसमें 2009 में आपने देखा कि 1 गो में 9% सूबों को ज़्यादा शेयर गया था, उसको भी रिवर्स करेंगे। तो मेरा ख्याल है इस तरह की मुश्किलात, तो मौलाना साहब के हवाले से तो बैरिस्टर साहब आप इस पर भी ज़रूर बात कीजिएगा कि जिस तरीके से सदारती इलेक्शन हुआ था उसमें भी आपने देखा कि जिच किया गया था, आप लोगों को बात नहीं मानी गई थी। अब किस हवाले से, और फिर आप देख लें, ये तो अच्छी बात हुई कि बाय रोटेशन ये तय हो गया। अदरवाइज़ तो मौलाना साहब इंसिस्ट कर रहे थे कि जी मैं PDM का मुस्तकिल चेयरमैन हूँगा, वो आप लोगों ने मुखालफत की और कहा कि जी बाय रोटेशन होना चाहिए। सवाल ये है कि ये सारे मामले में जो तीसरी बड़ी पार्टी है फजल रहमान साहब की, लोग ये सवाल करते हैं कि आपकी दोनों बड़ी पार्टियाँ, आप हॉस्टेज बने हैं, आपने खुद लीडरशिप अपनी दे दी, आपको चाहिए था लीड करते, यानी इस सामने बिलावल साहब हेड बनते, शहबाज साहब बनते, कोई और बनता, इन्हें क्यों दे दिया गया। एक नशिस्त है उनकी साहबजादे की, आप देख लें आप नेशनल असम्बली में। जी देखें एहतशाम साहब, असल में इशू ये है कि क्योंकि मौलाना साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, हमें एहतराम है, दोनों बड़ी पार्टियों ने उन्हें सरबराही दी, लेकिन मौलाना साहब शायद अपने मामलात के अंदर, जमात के अंदर उनके मसाइल हैं, उसमें मसरूफ़ रहे, तो बहुत सारा काम जो PDM के सरबराह के तौर पे करना था वो नहीं हो सका है। उसमें बहुत बड़ी चीज़ थी कि हमने एलामिये में कहा था 20 सितंबर को कि हमने किसानों से, ताजरों से, लेबर से, लेडी हेल्थ विजिटर्स, डॉक्टर्स, तलबा, जितने भी तबकात हैं उन तक PDM राब्ता करेगा। आपने देखा कि सियासी जमातों से पहले लॉन्ग मार्च लोग कर रहे हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स मौजूद हैं, असातिज़ा मौजूद हैं, किसान बेचारे आंसू गैस की शेलिंग से जाने दे रहे हैं, तो उसके साथ PDM राब्ता नहीं कर सकी, ये फुकदान रहा। तो हमने ये बहुत सारे जो एलामिये के अंदर हमारी बातें थी वो हम नहीं कर सके, जो कि एक बहुत बड़ा मसला रहा है। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये समझती है और हमारा ये ख्याल है कि हमें सारे एलामिये के मुताबिक चलना है, अब अदम एतमाद की तहरीक हो या दूसरी हो। इसीलिए दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो दोनों जमातें हैं उनके दरमियान अब केमिस्ट्री हमारी क़यादत के दरमियान बड़ी बेहतर है। सदारती इलेक्शन की बात की, चले मैं लाइटर वे में कहता हूँ कि उस वक़्त हमने मौलाना साहब को बुलाया था कि सेनेटर एतजाज़ हसन के लिए हमें हिमायत लेके दें PMLN से, ताकि एक मुत्तफ़िका उम्मीदवार आए, और एतजाज़ हसन साहब इतना कद रखते थे
कि वो सदर पाकिस्तान होते, एक दानिश्वर थे, मोतबर थे, सबसे बेहतरीन पार्लियामेंटेरियंस में से एक थे, आला तरीन कानून दान थे। लेकिन मौलाना साहब हमारी हिमायत लेते लेते उधर से खुद कैंडिडेट बन के आ गए, तो वही हाल हुआ कि काजी खुद दूल्हा बन गया। लेकिन बहरहाल हमने उसके बावजूद मौलाना साहब का हमेशा एहतराम किया है और करेंगे। वो पीडीएम के ये कोई सरबराह हैं। वीकनेस तो नहीं है लेकिन दो हम बड़ी समझते हैं- पार्टियों की। लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी पीएमएलएन क्योंकि जलसे जुलूस करने में अपने बंदों को लाने में कामयाब नहीं हुए, आम आदमी नहीं आया। आप ये 7 जलसे जो सब हुए हैं, सबसे बड़ा जलसा तो जो मुझे नज़र आता है वो आपने देखा 27 दिसंबर को हुआ लाड़काना में। ये शो ऑफ स्ट्रेंथ था आपका, बड़ा ज़बरदस्त पावर शो हुआ वहाँ पे बाकी को निस्बत। अदरवाइज़ लोग कहते हैं कि ये कमज़ोरी से फ़ायदा मौलाना साहब उठाते हैं। उन्हें पता है कि जी पहले भी 40-50 हज़ार बंदा मदरसों के लोगों को ले आए थे, बच्चों को। अब भी ये कहा जा रहा है कि जी आपके लोग नहीं आएंगे और इसी तरह से पीएमएलएन के लोग नहीं आएंगे, आम आदमी नहीं आ सका। अगरचे महंगाई की बात की, क्या ये उस वजह से तो नहीं है कि मजबूरी है आपको? जो जलसे हुए हैं आपने एनालिसिस किया, हमारा सबसे बेहतरीन जलसा लाड़काना वाला और कराची वाला, और उसके बाद जो तीसरा मुल्तान में हमारा जलसा होने नहीं दिया, लेकिन जो मुजाहिमत की बुनियाद आई और जितनी हुकूमत एक्सपोज हुई वो और ये तीनों जलसों की मेजबान पीपल्स पार्टी। और आप तीनों जलसों के अंदर हाजिरी दूसरी जमातों की बताएं, और मौलाना साहब के नाम है, मदरसों की, हम देखें सबकी पार्टिसिपेशन है। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास इतनी कुव्वत है कि पीपल्स पार्टी के लोग मज़ामती सियासत कि अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो वो पीपल्स पार्टी में आए। पीपल्स पार्टी का वर्कर हमेशा जियाला जलसों के लिए तैयार रहता है। तो मैं नहीं समझता कि, लेकिन पंजाब में रिवाइव नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। जियाला आपका जो नाराज है या जो भी है वो जितना मोबिलाइज होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ। 2-3 एफर्ट हो चुके हैं इस हवाले से पंजाब में। जरदारी साहब भी आके बैठे, बिलावल साहब भी पिछले 2 दफा लाहौर में आके बैठे हैं। ज्यादा बैठेंगे इंशाल्लाह तो आपको रिवाइवल भी नजर आएगा और दूसरा बेहतर भी होगा। और मैं सेनेट के हवाले से एक बात फिर कहना चाहता हूं कि अगर हमने सेनेट को नजरअंदाज किया, और अब हमने क्या करना है, सब पार्टियों का फैसला है। पीएमएलएन पहले से फैसला कर चुकी है कि उसने कल के इजलास में उन्होंने भी किया कि वो भी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, हमने भी किया। लेकिन हमारी परसेप्शन क्यों खराब की जाती है? पीएमएलएन भी तो कह रही है कि उसने सेनेट में जाना है, ठीक है, पीएमएलएन भी कह रही है कि सेनेट में जाना है, ठीक है, क्यों किया जाता है? ठीक है। अब जरा एहतशाम साहब आ जाते हैं। गुज़िश्ता रोज जो ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी, इस हवाले से भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। ज़ाहिर मरियम नवाज साहिबा की जानिब से भी रद्द-ए-अमल दिया गया और जिस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया कि ख्वाजा आसिफ साहब को छोड़ना होगा वरना मामलात कहीं और से और भी जा सकते हैं। ज़ाहिर इस पर आज हमने देखा कि हुकूमती रद्द-ए-अमल भी आया। आपको सुनवाते हैं पहले कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं, इस पर मज़ीद कॉमेंट लेंगे। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त में जब लॉन्ग मार्च हो रहा है, जब इस्तीफे देने की बातें हो रही हैं। फिर मरियम नवाज साहबा ये कह रही हैं कि ख्वाजा आसिफ को ये कहा गया कुछ लोगों की तरफ से कि आप नवाज शरीफ साहब के बयानिए से इनराफ करें वरना आप पर केसेस बनाए जाएंगे। तो ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये तो कल उन्होंने खुद भी ये बात कही है, ख्वाजा साहब ने भी कही है और मरियम साहबा भी ये बात दोहरा रही है कि जी उन पर दबाव है कि नवाज शरीफ साहब का साथ छोड़ दें। और दूसरी बात ये कही जा रही है और जो ख्वाजा साहब ने भी की कि जी ये आमदन से ज़ायद असासों वाला जो केस है ये 2 साल से चल रहा है और अभी तक इसमें कुछ में से कुछ नहीं निकला। जबकि नैब ये कह रहा है कि जी जिस तरीके से 1991 में जब पब्लिक ऑफिस में पब्लिक लाइफ में आए थे ये, उसके बाद 51 लाख के इनके असासे थे जो 2018 में ये 22 करोड़ के हो गए। फिर साथ वो ये भी नैब कह रहा है कि जी एक 13 करोड़ रुपया जो है ना इनके एक दुबई की फर्म ने इनके अकाउंट में आया था। नहीं, बल्कि इन्होंने कहा, ख्वाजा साहब ने कहा कि मुझे वहाँ से पैसे मिले थे, लेकिन नैब ये कह रहा है कि जी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं दे सके। फिर ये भी नैब इनको कह रहा है कि जी जो इल्ज़ाम लग रहा है इनके ऊपर कि जी जिस तरीके से एक कंपनी बनाई गई थी, उस कंपनी के जो मुलाजमीन थे उनके नाम वो कंपनी रजिस्टर की गई थी और उसमें एक साहब हैं जिनका नाम है तारक मीर साहब, उन्होंने 400 यानी 40 करोड़ रुपया उसमें जमा कराया था। इसके अलावा एक वो भी नैब ये कह रहा है कि एक हाउसिंग सोसाइटी है, उस पर भी बात होगी। देखिए सोनिया, इसमें जो कैच है, जो समझने वाली बात है, ये बू नहीं आनी चाहिए कि जी कोई विक्टिमाइजेशन हो रही है। लेकिन 2 बरस से मामला चल रहा है जिस तरीके से वो बार बार कह रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो कल ये भी कहा कि जी इस केस में कोई जान नहीं है और ये आमदन से ज़ायद असासे जो है ना, तो सवाल तो पूछा जा सकता है। यही नवाज शरीफ साहब से भी सवाल पूछा गया था, उन्हें भी गुस्सा आया था, जिससे भी पूछेंगे आएगा। ये अब लॉ आपका यही कहता है कि जी आपको जवाब देना पड़ेगा कहाँ से आए हैं। तो ये एक बात तो है, लेकिन बात यह है कि
एक चीज़ जिसके बारे में लोग बात करते हैं कि जी इल्ज़ाम अगर अपोजिशन के किसी आदमी पे लगता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता है, इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तार किया जाता है। हुकूमती लोग हैं उन पे इस तरह के मामलात नहीं आते, हाथ थोड़ा रखा जाता है। तो मेरा ख्याल है इसी वजह से तो आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है विक्टिमाइजेशन की बात होती है, नैब न्याजी नेक्सस की बात होती है। और इस सारी सूरत हाल से एहतशाम साहब लगता है कि कहीं ना कहीं जो अपोजिशन का बयानी है उसको तकवीयत मिलती है। दूसरा एहतशाम साहब इस पर भी कमेंट चाहूंगी, जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि छोड़ना होगा ख्वाजा आसिफ को वरना मामलात किसी और तरफ जाएंगे, तो क्या देखिए जिस तरह दबाव की पॉलिसी बढ़ा के वो सामने लोग आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे मरियम साहबा जो है ना वो लगता है कि वो बहुत गुस्से में भी होती हैं, बात भी कर रही होती हैं। ये रवैया शायद एक टाइम मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक दो होगा, क्या सूरत-ए-हाल खराब हो सकती है, बयानिया सख्त होगा। बात यह है कि आप अपनी बात से कह के किसी वक्त पीछे हट सकते हैं। अपोजिशन जो हमेशा कहा जाता है वो जो मांग रही है नहीं मिलेगा तो वो लूज़र तो नहीं है ना। गवर्नमेंट साइड में से मामलात होंगे कि अगर गवर्नमेंट पे दबाव पड़ता चला जाता है और प्रोसेस में वो हुकूमत को धोखे में रख के इनसे इनके कारकर्दगी नहीं होने देते तो अल्टीमेटली नुकसान तो हुकूमत का होगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से अनब मेरा ख्याल है PML के लोग हो रहे हैं, और फिर इसी से राना सनाउल्लाह साहब देखें ना बीच में बात आ गई है, कितने बात ले गए, फिर कल उन्होंने कहा कि जी हमने तो इस्तीफा की बात ही नहीं की कि देने चाहिए। तो मेरा ख्याल है इस सारे मामले में यह है कि जितना वो दबाव बढ़ाना चाहती हैं वो बढ़ाएंगे। आज भी आप देख लें यौम तासीस जो आज़ाद कश्मीर में PMLN का हुआ है उसके ऊपर भी बड़ी सख्त तकरीर किया है, ये उनका हक है, अपोजिशन में रहते हुए करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जी क्या इससे कोई हुकूमत को आप गिरा पाएंगे? तो ये तो 13 दिसंबर के बाद तो मेरा ख्याल है बैरिस्टर साहब बड़ी वाज़ेह तौर पे चीज़ सामने आ गई है कि हुकूमत के लोगों ने भी जिसको कहते हैं साई ऑफ रिलीफ कि भाई उनको ख़तरा था कि जलसा बड़ा हो गया तो हमारी मुश्किलात होगी, वो नहीं हुआ। पंजाब में एक जो बड़ा शो पुटअप होना चाहिए था, फिर वो शबाशी साहब का नाम आता है, हमजा साहब का कि जी गली महल्ले के हर बंदे को जानते हैं, उन्होंने एक अपनी बड़ी भरपूर सपोर्ट नहीं दी, इसलिए सब कुछ हुआ। जी ठीक है आमिर साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊंगी। ऐसा लग जी ऐसा लग रहा है कि कहना चाहता जी प्लीज। जो एहतशाम साहब ने बात की है, देखिए मरियम बीबी ने सपोर्ट ली है PMLN के वर्कर्स में, एक अपना मुकाम बनाया है कुछ अर्से से, लेकिन बहरहाल मियां नवाज शरीफ कायद हैं PMLN के, तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो अपना इलाज जल्द करवा के आएंगे। तहरीक में उनकी ज़रूरत है, क्योंकि जो किरदार PMLN के अंदर उनका है वो कोई भी किरदार ये अदा नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि जब उनकी वापसी थी मियां शहबाज शरीफ भी वो एग्रेसिव मूवमेंट नहीं चला सके जो मियां नवाज शरीफ खुद लीड कर सकते हैं। जाहिर है मियां नवाज शरीफ में और बाकी उनकी लीडरशिप में यही फर्क है, और इसी फर्क के तहत हम समझते हैं कि वो जल्द आप भी कह रहे हैं आमिर साहब के आना चाहिए। जो CC की कल की मीटिंग हुई उसमें भी ये मामला डिस्कस हुआ, इस्तीफों के मामले पर लॉन्ग मार्च के। नहीं सोनिया साहिबा, हम मशरूत नहीं कर रहे। लेकिन कल जब सवाल हुआ आमिर साहब सुन लीजिए ना, कल जब सवाल हुआ बिलावल साहब से इस मामले पर, इस्तीफों के मामले पर, लॉन्ग मार्च के हवाले से ये मामला आप नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ना मैं इस बात की तस्दीद करूंगा ना तरदीद करूंगा। तो इसका मतलब है ये मामला डिस्कस तो हुआ आज मीटिंग में। मेरा भी वही जवाब है कि ना हम इसकी तस्दीक करेंगे और ना तरदीद करेंगे। हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और उसके CC के अंदर हर शख्स को आज़ादी है, जैसा कि एहतशाम साहब ने भी फरमाया। पीपल्स पार्टी के अंदर हर एक को अपनी राय के इजहार, ठीक है, हर एक को अपनी राय के इजहार का हक है। माजरत के साथ एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है आमिर साहब, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, मजीद इशूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद बैरिस्टर आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ज़रा इस पर कानूनी रोशनी भी डालिएगा कि आज जिस तरह से वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट भी ख़त्म कर दिया जाएगा, तो क्या फिर ऑप्शन रह जाएंगे नवाज शरीफ साहब के पास? मुश्किलात ऐसा लग रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। देखिए मियां नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा इसका कह दूं कि अगर आप इस तरह के करते हैं तो इससे मुल्क की जगह सही होती है कि आप अपने साबिक वज़ीर आज़म का आज उनकी पासपोर्ट को कैंसिल करेंगे। तो मैं समझता हूं के साथ वो कहते हैं ना वो कॉन्विक्ट हैं, वो भगोड़े हैं, वो उनको अदालतें बुला रही हैं इसलिए नहीं आ रहे। इस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं साहब किसी कॉन्विक्ट को कभी इलाज के लिए बाहर उस वक्त क्यों ये कमेंट्री करते थे, उनकी सेहत के बारे में तमाशा करते थे, वो चले गए कैबिनेट के अंदर। देखिए पहले आप फैसला करने से 100 दफा पहले सोचें, और जब कोई फैसला करने कम से कम फिर शर्मिंदा हो जाएं कि हमने खुद भेजा है, हमारी वजह से गए हैं। आप भी गारंटियों पे बिल्कुल, गवर्नमेंट भी पुर यकीन थी, अदालतों ने भी गारंटियों को माना, तो अब फिर खामोश हो जाए। मैं समझता हूँ
अगर ऐसा कोई करेंगे तो यूके के लॉज में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है मियां साहब के लिए, पहले भी जनरल मुशर्रफ ने भी किया था, तो कोई उनके लिए मसला नहीं बना था। फ्लेक्सिबिलिटी उनके सागदार बच्चे के उधर मामले हैं। में जो असालम वाली बात है, आपको लगता है वो भी हो सकती है? मेरे ख्याल से असाइलम का भी अब उधर जो लॉज हैं एहतशाम साहब, उसमें बड़ा टाइम लगता है। अच्छा। और इसमें साल का ये प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए एक मिल जाती नहीं, है। वो उसकी कानूनी पेपर्स हैसियत जब बशीर तक साहब नहीं क्या होगी? अगर फर्ज करें इनका फरवरी में पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब का जस्टिफिकेशन क्या रहेगा कि वहाँ लंदन में कैसे रहेंगे? इसकी कानूनी पोजीशन बताइएगा वहाँ नाज़रीन को। देखिए, इसके लिए वो फिर वहां पे उनके पास बहुत से ऑप्शंस होंगे। इलाज अगर उनका हो रहा है तो वहां की बात वो कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात कर सकते हैं। आपको पता है कि जब यहाँ पे मार्शल लॉ होते थे तो हमारी सियासी क़यादतें ज्यादातर एग्जाइल यूके के अंदर गुजारती रही हैं। तो मियां नवाज शरीफ को यूके के लॉज के अंदर बहुत सारी इसमें रियायतें हैं आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ, आपकी इन चीजों के ऊपर, मजहबी इंतहा पसंदी की, और बहुत सी ऐसी चीजें, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की इतनी ज्यादा वहाँ पे लेकिन माजरत के चीजें साथ हैं। बशीर और साहब, ये इन दिनों ये भी बातें हुई हैं कि यूके की गवर्नमेंट ने ये इनसे कहा था और सागदार को भी कहा था कि भाई आप किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ इतने अरसे से ठहरे हुए हैं, आपकी अदालतें बुला रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर ये हाई कोर्ट ने तो कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर इस तरह के ऑर्डर आते हैं कि इनको वापस आना चाहिए और यूके की गवर्नमेंट इस हवाले से कॉपरेट करे, हुकूमत की तो शायद बात ना सुने, वो सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेंगे, उस हवाले से फिर क्या सूरत हाल होगी? एहतशाम साहब देखें, ये यहाँ पे जो लीगल एडवाइजर्स है ना गवर्नमेंट के, वो अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए ऐसी बातें सुनाते हैं। हमारी पूरी स्टेट का जोर लगाने से इल्ताफ हुसैन तो हम ला नहीं सके। हमने गद्दार डिक्लेयर कर दिया, दहशतगर्द कह दिया, उसने वहां पे यहाँ पे कत्ल करवाए, खराबियां की। क्या पूरी स्टेट मिलकर इल्ताफ हुसैन को ला सकी है? तो जिसका कोई हैसियत नहीं रही है। तो ये इससे आप अंदाजा करें कि यूके के लॉज के अंदर कितनी ज्यादा रियायतें होंगी हैं, जिससे फायदा इल्ताफ हुसैन जैसे लोग भी उठाते रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ के लिए कहना कि एकदम यूके कहेगा उठे भागें आप इधर, तो सियासी साख भी तो मजरू होगी ना बशीर साहब, वो तो फिर लोग फिर यही कहते हैं कि अल्ताफ को मिला तो अल्ताफ 2 बनेंगे नवाज शरीफ साहब। ये भी तो है पीएमएलएन का मामला है। ये पीएमएलएन को देखना है कि मियां साहब को कितनी देर वहां पे स्टे करना है, कितनी देर। देखें, हम तो, हमारी एक अपना तरीकाकार है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा मामलात हैं, उनका इलाज क्योंकि वो एग्जाइल में थे बाहर होता रहा, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के अंदर इलाज करवा रहे हैं। हम लोग तो मौजूद हैं, हमने कभी ईसीएल से नाम निकलवाने के लिए दरखास्त नहीं दी। हम किसी रियायत के मुतमन्नी नहीं है, ना तलबगार हैं इस हुकूमत के। तो ये सियासी हैसियत को अगर बचाना है तो ये पीएमएलएन का मामला। लेकिन इसमें एक लफ्ज बताइएगा, ये जो पीएमएलएन के लोग कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे जब तक उनको यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा, आप समझते हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा पाकिस्तान में? एहतशाम साहब, 2 तरीके होते हैं। जब सुकरात को जहर का प्याला दिया जा रहा था तो उसके शागिर्द ने कहा था कि उस्ताद ना पिए, आप, ये गलत सजा है। तो सुकरात ने कहा था कि आज अगर मैं गलत सजा को नहीं मानूंगा तो कल को लोग सही सजा को नहीं मानेंगे। तो हम तो सुकरात की तरह जुल्फिकार अली भुट्टो भी जहर का प्याला पी चुके हैं, और मंसूर की तरह पसे जिंदा आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल गुजार चुके हैं। तो हम में तो हौसले हैं। उन्हें भी तनकीद करें ना, उन्हें भी हौसला दें कि भाई बर्दाश्त करें सबूतें। ये हौसले देने से नहीं होती, ये चीजें बाय बर्थ होती हैं, ये खुदा की अता होती है। अगर किसी के अंदर हो, आप किसी को दिलेर बना सकते हैं क्या? दिलेरी का कोई तरीका होता है? दिलेरी की कोई, यही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। हमारा अपना तरीकाकार है, उनका अपना तरीकाकार है। वो हमेशा, उनका एक अपना तरीकाकार है। वो समझते हैं कि बाहर रह के और अपनी जान को बचा लेना आपका ज्यादा कमेंट आ बेहतर गया है। है, बहुत हम बहुत समझते शुक्रिया। हैं मास्टर कि के साथ जान सर प्रोग्राम का दे वक्त देना खत्म ज्यादा हो गया बड़ा है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब रहनुमा पार्टी हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।